मिली, पर हमें पूरा भरोसा था कि आप एक दिन जरूर आएंगी। ईशिता भी उनसे लिपटकर रोने लगी। आज पहली बार अधिराज जी की आंखों में आंसू आए। फिर ईशिका के दादा दिग्विजय जी आगे आए। आज उनके सख्त चेहरे पर नरमी थी और आंखें नम थी। आखिरकार आ गई हमारी राजकुमारी। बहुत इंतजार कराया आपने लाडो। ईशिका उनके पैरों में झुक गई तो दिग्विजय जी ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। अनुराधा जी आगे आई और तुरंत ईशिका को अपनी बाहों में भर लिया। देखा, हमने कहा था ना कि हमारी लाडो वापस जरूर आएगी, और आज वह हमारे सामने है। उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। तभी अमर जी भी आगे आए। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। अमृता जी भी भाग कर आई और उसे गले लगा लिया। मेरी गुड़िया, तू इतनी बड़ी हो गई है। दोनों हंसते रोते एक दूसरे से लिपट गई। अबीर और अधीर कुछ दूर खड़े थे। शायद उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी लाडो उनके पास वापस आ गई है। फिर अबीर आगे आया और कहा, तू तो हमारी छोटी बहन है। उसकी आंखों में चमक थी। ईशिका हल्के से मुस्कुराई। अधीर ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत गले लगा लिया। अब कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। अबीर भी उसके साथ जुड़ गया। हम हैं ना, कुछ नहीं होने देंगे अपनी लाडो को। सबसे पीछे खड़ा अधिराज यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आज सुकून था। उसकी बहन आज वापस आ गई है। उनके सालों का इंतजार पूरा हुआ। पूरा परिवार उसे अंदर लेकर आ गया। हर कोई उसके पास बैठना चाहता था। हर कोई उससे बात करना चाहता था। कैसी थी तुम, डर तो नहीं गई ना? उस पर सवालों की बारिश हो रही थी और हर जवाब में ईशिता का दर्द झलक रहा था, लेकिन अब उस दर्द को प्यार ढक रहा था। आराध्या जी ने उसके लिए नया कमरा तैयार करवाया था, बड़ा और बहुत खूबसूरत। ईशिका ने धीरे से कहा, यह मेरा कमरा है? आराध्या जी ने कहा, हाँ, यह तुम्हारा कमरा है। शाम का समय। शाम ढल चुकी थी। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। डाइनिंग हॉल में एक लंबी टेबल सजी हुई थी। हर डिश ईशिका की पसंद की थी। ईशिका थोड़ी हैरान थी। आप लोगों को मेरी पसंद कैसे पता? अमृता जी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि यह सब तुम्हारी मम्मी को पता था। ईशिता ने आराध्या जी की तरफ देखा। उसकी नम आंखें फिर से हो गई। आओ बेटा, दादी माँ ने प्यार से कहा। ईशिका धीरे से कुर्सी पर बैठी, लेकिन जैसे ही उसने खाना उठाया, आराध्या जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पहला निवाला अपनी लाडो को मैं खिलाऊंगी। ईशिका की आंखें भर आई। आज तक किसी ने उसे इतने प्यार से नहीं खिलाया था। आराध्या जी ने उसे प्यार से खाना खिलाया। वह पल इतना सच्चा था कि ईशिका खुद को नहीं रोक पाई। माँ, आराध्या जी के आंसू गिर पड़े। दिग्विजय जी बोले, अब यह सीट हमेशा यही रहेगी मेरी पोती के लिए। अनुराधा जी ने हंसते हुए कहा, और मैं रोज इन्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अबीर मुस्कुराया और बोला, और मैं इस फिल्म सेट ले जाऊंगा। फिर अधीर बोला, पहले हेल्थ चेकअप होगा। कितनी कमजोर हो गई है यह। अमर जी बोले, अब कोई इसे दुख नहीं देगा। अमृता जी ने प्यार से कहा, अब यह सिर्फ हंसेगी। अधिराज जी चुप थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आज यह घर पूरा लग रहा है। सबकी नजरें उसकी तरफ गई। यह उनके दिल की आवाज थी। अधिराज ने ईशिका की प्लेट में खाना रखा। अब ज्यादा सोच मत और खाओ, ईशिका ने हंसते हुए कहा। जी भैया। डिनर के बाद ईशिका अपने कमरे में गई। कमरा रोशनी से भरा था। वह धीरे से बेड पर बैठी और चारों तरफ देखने लगी। यह सच है, उसने कहा। वह खिड़की के पास गई। आसमान में चांद चमक रहा था। उसने अपने लॉकेट को छुआ। आज पहली बार उसके दिल में सुकून था। वह वापस बेड पर आई और लेट गई और उसने आंखें बंद की। आज ना दर्द था, ना डरना, बस आज उसे अपनापन का एहसास था। धीरे धीरे ईशिका गहरी नींद में चली गई। राजवंश हवेली। रात का समय। रात गहरी हो चुकी थी। राजवंश हवेली पूरी तरह शांति थी। हर कोई गहरी नींद में था, लेकिन ईशिका के कमरे में कुछ असाधारण होने वाला था। ईशिका अपने बिस्तर पर शांति से सो रही थी।
अचानक उसके गले का लॉकेट चमकने लगा। पहले हल्की रोशनी, फिर रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। हवा ठंडी हो गई, पर्दे अपने आप लहराने लगे और तभी इशिका की आँख खुली। जैसे ही उसने आँख खोली, उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था, सिर्फ ताकत का एहसास था। उसके पास एक चमत्कार ऊर्जा घूमी, जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्ति उसी में समा रही हो। अचानक एक एक करके उसकी शक्तियाँ जगने लगी। शक्तियों का जागना। अचानक एक एक करके उसकी शक्तियाँ जगने लगी। उसके दिमाग में हर पुरानी याद साफ हो गई। दूर दूर की आवाज़ उसे साफ सुनाई देने लगी। उसका शरीर हल्का और मजबूत होने लगा। हवा उसके सारे सिर पर हिलने लगी। उसके हाथ आगे बढ़ाए, टेबल पर रखा सामान हवा में उठ गया। वह हैरान रह गई, लेकिन फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तभी एक गुस्ती हुई दिव्य आवाज़ उसके अंदर समा गई। तुम्हें यह शक्तियाँ तुम्हारे कर्मों ने दी है। तुम इस शक्ति की हकदार हो। इशिका की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद। वह धीरे से बिस्तर से उतरी और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे दूसरा मौका दिया, मुझे मेरे परिवार से मिलवाया, मुझे मेरे दुश्मनों से लड़ने की ताकत दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी और दिल में कृतज्ञता थी। फिर वह आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को देखा। अब वह कमज़ोर लड़की नहीं थी, अब वह एक ताकत थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और होठों पर हल्की मुस्कान। इशिका ने अपने लॉकेट को छुआ और धीरे से कहा, अब मैं तैयार हूँ अपने हर एक दुश्मन के लिए और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। उसकी आंखों में चमक थी, एक राजकुमारी जो सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि एक शक्ति बन चुकी थी। सुबह का वक्त, सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। इशिका धीरे से उठी। कल रात जो हुआ वह उसे साफ याद था। उसने अपने हाथों को देखा और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान थम गई। किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इशिका ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। आज से मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूँगी। वह नीचे हॉल में आई। पूरा परिवार पहले से वहाँ मौजूद था। दादी माँ पूजा कर रही थी, माँ किचन में थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे और बाकी सब अपने अपने कामों में लगे थे। जैसे ही इशिका नीचे आई, सबकी नज़र उस पर टिक गई। गुड मॉर्निंग बेटा, आराध्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ नाश्ता करो, दादी ने प्यार से बुलाया। अवीर ने मजाक किया। आज हमारी बहन टाइम पर उठ गई। इशिका हल्का सा हंस पड़ी। सब कुछ इतना अपनापन लग रहा था। नाश्ते के दौरान अचानक इशिका को दूर से आवाज़ सुनाई दी। कोई गार्ड फ़ोन पर बात कर रहा था। कुछ अजीब लोग हवेली के आसपास घूम रहे हैं। इशिका चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसकी दूर के सुनने की शक्ति एक्टिवेट हो गई थी। अधिराज ने पूछा, क्या हुआ? इशिका ने तुरंत नॉर्मल बनते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर भारी लग रहा है। अधिराज ने ध्यान से उसे देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। इशिका मन ही मन सोच रही थी, तो मेरी शक्तियाँ दिन में भी काम कर रही हैं, मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। तभी एक नौकर पानी लेकर आया। जैसे ही वह पास आया, इशिका को कुछ अजीब एहसास हुआ, कुछ गड़बड़ है। उसने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया वह डरा हुआ है और छुप रहा है। इशिका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब नोटिस करती रही। उसने अभी मन में सोचा, सही वक्त आने दे। नाश्ते के बाद अधिराज उसके पास आया। तू ठीक है ना? इशिका मुस्कुराई। हाँ भैया, अब मैं ठीक हूँ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। इशिका अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और आगे हाथ बढ़ाया। टेबल पर रखा वास हवा में उठ गया और वह हल्का सा मुस्कुराई। यह सब मेरा है, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। वह खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे हवेली के बाहर कुछ परछाइयाँ दिख रही थी। उसकी आंखें सख्त हो गई। खेल शुरू हो चुका है। रात का वक्त, राजवंश हवेली बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंधेरे में कुछ परछाइयाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी।
चार आदमी काले कपड़ों में चुपके से दीवार पार करने की कोशिश कर रहे थे। अपने कमरे में खड़ी इशिका अचानक सतर्क हो गई। उसके कानों में आवाज़ पहुंची, जल्दी करो, कोई देख ना ले। इशिका की आंखों में हल्की चमक उठी। तो यह लोग आ ही गए। उसने खिड़की से नीचे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। सीधे लड़ना तो बहुत आसान होगा, थोड़ा मजाक करते हैं। उसने धीरे से हाथ उठाया। जैसे ही एक आदमी दीवार कूदकर अंदर आया, अचानक उसके पैरों के नीचे मिट्टी खिसक गई। वह सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। बाकी तीनों उसे देखकर हंसी रोकने लगे। चुप बेवकूफ कहीं के। इशिका अब इनविजिबल हो चुकी थी। वह उनके पीछे खड़ी थी और धीरे से एक आदमी के कान में फुसफुसाई। वह डरकर पीछे पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन है? दूसरे आदमी ने कहा। तू पागल हो गया है क्या? तभी उसकी टोपी अपने आप उड़कर पेड़ पर जा टपकी। मेरी टोपी। तीसरा आदमी जैसे ही आगे बढ़ा, उसका जूता अचानक जमीन से चिपक गया। अरे यह निकल क्यों नहीं रहा? वह खींचता रहा और अचानक जूता निकल गया, लेकिन वह खुद पीछे गिर गया। बाकी सब उसे देखकर घबरा गई। यह जगह ठीक नहीं लग रही है। इशिका आपसी थोड़ी सीरियस हुई, अपने हाथ हवा में घुमाए और चारों के चारों अपने आप पीछे बंद गए। अब मजाक काफ़ी है। चारों दर से कांपने गए। कौन है सामने? इशिका इंविजिबल रही। उसकी आवाज़ गूंजी, यह घर मेरी फैमिली है और यहाँ आने की हिम्मत दोबारा मत करना। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि उसके चारों के चेहरे पीले पड़ गए। अचानक उन चारों को महसूस हुआ कोई उन्हें धक्का दे रहा हो और अगले ही पल वे दीवार के बाहर जा गिरे। एक आदमी दर्द से बोला, भाई यह इंसान नहीं था। दूसरा बोला, मैंने कहा था ना भूत है यहाँ। तीसरा, नौकरी छोड़ रहा हूँ मैं। इशिका वापस अपने कमरे में आ गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने खिड़की से बाहर देखा और हल्का सा मुस्कुराई। अब कोई भी मेरे परिवार को छू नहीं सकता। मेरा परिवार सुरक्षित है। सुबह सब कुछ नॉर्मल था। किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन इशिका जानती थी वह सिर्फ बेटी नहीं, इस घर की खामोश रक्षक है। अब इशिका तैयार थी हर वार के लिए, क्योंकि इस बार शिकार नहीं, शिकारी वह खुद थी। राजवंश हवेली। सुबह की हल्की धूप। राजवंश हवेली का हॉल आज हंसी और खुशियों से भरा था। इशिका सोफे पर बैठी थी। उसके चारों तरफ उसका पूरा परिवार बैठा था। दादी माँ कुछ पुरानी बातें सुन रही थी। अबीर मजाक कर रहा था और अधीर बीच बीच में टोक रहा था और अधिराज बस हल्की मुस्कान के साथ सब देख रहा था। अरे दादी, आप हर बात यही कहानी सुनाती है, अबीर ने हंसते हुए कहा। तो क्या हुआ, मेरी लाडो को तो सुनाई है ना? दादी माँ ने प्यार से इशिका की तरफ देखते हुए कहा। इशिका बस मुस्कुरा दी। यह सब उसके सपने जैसा लग रहा था। तभी अबीर ने इशिका की तरफ देखते हुए कहा, तो मैडम बताओ किस स्कूल में एडमिशन लेना है? इशिका थोड़ी सोच में पड़ गई। तभी अधिराज जी ने कहा, इशिका हमारे ही स्कूल में पढ़ेगी। सब ने सिर हिला दिया। फिर इशिका ने धीरे से कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। सब उसकी तरफ देखने लगे। मैं वहाँ अपनी पहचान किसी को नहीं बताऊंगी। मैं बस एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ना चाहती हूँ। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अधिराज मुस्कुराते हुए बोला, जैसा तुम चाहो। बाकी सब ने भी उसकी बात मान ली। तभी अमृता जी बोली, अगर हमारी लाडो स्कूल जाएगी तो हमें उसके लिए शॉपिंग करनी चाहिए। आराध्या जी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, उसे सब कुछ नया चाहिए। फिर दादी माँ बोली, तो आज ही चलते हैं। इशिका थोड़ी हंस पड़ी, इतनी जल्दी? तभी अचानक सारे जेंट्स एक्टिव हो गए। अधिराज ने अपना कार्ड आगे बढ़ाया, यह लो लाडो, इससे शॉपिंग करेगी। तभी अधिराज जी बोले, नहीं। अभिराज जी बोले, नहीं, यह मेरा कार्ड लेगी। अमर जी भी पीछे नहीं रहे, भाई मेरी भतीजी है, मेरा कार्ड लेगी। अधीर भी बोला, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सबसे ज्यादा कमाता हूँ, यह मेरा कार्ड लेगी। अबीर हंसते हुए बोला, फिल्म इंडस्ट्री का किंग हूँ भाई, जरूर वह मेरा ही कार्ड लेगी। इशिका सबको कंफ्यूज में देख रही थी, क्योंकि वह किसी को दुखी नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ सारी लेडीज, दादी माँ, आराध्या जी, अमृता जी और मजे ले रही थी।
देखो तो सब कैसे लड़ रहे हैं, अमृता जी ने हंसते हुए बोली। आखिरकार दादी माँ ने हाथ उठाया। बस सभी चुप हो गए।